हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 8 सितंबर। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, रेगिस्तान में हवा से पानी बनाएगा इलू रोबोट। दुनिया में रोबोटिक तकनीक का विकास दिनों दिन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब शोधकर्ताओं ने ऐसा रोबोट तैयार किया है जो हवा में पानी बनाता है। इजिप्ट के 28 वर्षीय इंजीनियर महमूद अल कौमी ने ऐसा रोबोट तैयार किया है जो रेगिस्तान में हवा से पानी बनाता है। रोबोट का नाम इलू रखा गया है। यह हवा में मौजूद नमी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पानी में बदलता है। इंजीनियर कौमी का दावा है कि यह रोबोट मंगल ग्रह पर भी नमी को एब्जॉर्ब करके पानी बना सकता है। इलू को तैयार करने में 9 माह का समय लगा। इसे बनाने वाले इंजीनियर कौमी कहते हैं कि इलू का इस्तेमाल बड़े स्तर पर उन क्षेत्रों में भी किया जा सकेगा जो सूखे की चपेट में है और पानी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में हवा से पानी बनाने के लिए मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह तकनीकी काफ़ी महंगी होने के साथ इसमें ऊर्जा की अधिक ज़रूरत होती है। कम खर्च पर ज़्यादा पानी बनाता है। इंजीनियर अल कौमी के मुताबिक इलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है और रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा सकता है। इसे ऐसी तकनीक से तैयार किया गया है जिसमें खर्च कम आता है और ज़्यादा पानी तैयार किया जा सकता है। कौमी के मुताबिक इस रोबोट को तैयार करने में 18,000 रुपये लगे हैं। इलू से 1 लीटर पानी तैयार करने में 7 पैसे लगते हैं। वहीं दूसरी तकनीक से 75 पैसे का खर्च आता है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, प्रधानाचार्य प्रवक्ता के 1,261 पदों का विज्ञापन निरस्त कर दिया गया है। शीघ्र जारी होगा 1,370 पदों का नया विज्ञापन। अभ्यर्थियों को नए सिरे से करने होंगे आवेदन। नियमावली में हुए संशोधन के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर उत्तर प्रदेश के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता के 25 प्रकार के 1,261 पदों पर भर्ती के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन निरस्त कर दिया है। इनमें प्रधानाचार्य के 13 और प्रवक्ता के 1,248 पद शामिल हैं। आयोग की ओर से जल्द ही नया विज्ञापन जारी किया जाएगा और पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी अब नए सिरे से आवेदन करने होंगे। प्रधानाचार्य, कर्मशाला अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष और प्रवक्ता 28 प्रकार के कुल 1,370 पदों से संबंधित पुनरीक्षित अध्याचन आयोग को मिल चुका है। जल्द ही 1,370 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। शासन ने पूर्व में 1,261 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा था। आयोग ने वर्ष 2017-18 में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे थे। बाद में ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने नियमावली में संशोधन करने के निर्देश दिए, जिससे पदों की अर्हताएँ भी बदल गईं। ऐसे में शासन ने आयोग को पुराना विज्ञापन निरस्त करते हुए नया विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। ओवरेज अभ्यर्थियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है अभी। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में विज्ञापन के तहत आवेदन किए थे और 3 साल तक परीक्षा के इंतजार में ओवरेज हो गए हैं, वे नए सिरे से आवेदन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग की ओर से नया विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इसमें कौन कौन से पद निरस्त किए गए हैं उसमें देख लेते हैं। नियमावली में हुए संशोधन के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर उत्तर प्रदेश के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में ये पद जो निरस्त किए हैं, इसमें प्रधानाचार्य के 13 पद, प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण के 261 पद, विद्युत अभियंत्रण के 230 पद, सिविल अभियंत्रण के 133, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण के 120, केमिकल अभियंत्रण के 39, कंप्यूटर के 132, पेंट टेक्नोलॉजी के 11, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के 33, टेक्सटाइल डिजाइन 5, टेक्सटाइल डिजाइनिंग प्रिंटिंग के 5, कारपेट टेक्नोलॉजी के 19, लेदर टेक्नोलॉजी के 5 पद शामिल हैं। इसी तरह प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के 2, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल विशिष्ट का 1, डेयरी इंजीनियरिंग के 6, आर्किटेक्चर के 3, ऑटो अभियंत्रण के 3, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के 6, फार्मेसी के 20, गणित के 53, भौतिकी के 53, रसायन के 53 और प्रवक्ता अंग्रेजी के 53 पद शामिल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। प्रवक्ता परीक्षा 19 को प्रवेश पत्र जारी। GIC प्रवक्ता के 1,473 पदों पर भर्ती के लिए 5 लाख अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। तो इसकी राजकीय इंटर कॉलेजों में विभिन्न विषयों में प्रवक्ता के 1,473 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए तकरीबन 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जिनके प्रवेश पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे की पाली में प्रदेश के 16 जिलों में आयोजित की जाएगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि के आधार पर आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र एवं अनुदेशक डाउनलोड कर सकते हैं। अनुदेशक जो दिशा निर्देश होते हैं वो प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए प्रयागराज समेत आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ,
मुरादाबाद, सीतापुर और वाराणसी में केंद्र बनाए गए हैं। प्रवक्ता भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। इससे पूर्व सीधे इंटरव्यू के माध्यम से यह भर्ती होती थी, लेकिन इस बार प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया जाएगा। आयोग के कैलेंडर में मुख्य परीक्षा 19 दिसंबर को प्रस्तावित है। प्रवक्ता GIC के 1473 रिक्त पदों में 991 पद पुरुष एवं 482 पद महिला संवर्ग के लिए हैं। पुरुष संवर्ग के 991 पदों में 400 पद अनारक्षित, 98 पद EWS और 265 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के, 210 पद अनुसूचित जाति एवं 18 पद अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह महिला संवर्ग के लिए 482 पदों में 203 पद आरक्षित हैं, 42 पद EWS के हैं, 130 अन्य पिछड़ा वर्ग के, 101 पद अनुसूचित जाति एवं 6 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पुरुष संवर्ग में सबसे ज़्यादा 137 पद जीव विज्ञान और महिला संवर्ग में सबसे अधिक 137 पद गणित विषय में हैं। केंद्र आवंटन से अभ्यर्थियों में नाराजगी। GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए केंद्र आवंटन से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। प्रयागराज के तमाम अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में केंद्र आवंटित कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने केंद्र आवंटन प्रक्रिया में लापरवाही की है और इससे अभ्यर्थियों को ही दिक्कत होगी। स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में भर्ती के लिए इंटरव्यू 13 से। UPPSC ने प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 लेवल 2 के विभिन्न विशेषज्ञता में से माइक्रोबायोलॉजिस्ट एवं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथि जारी कर दी है। साक्षात्कार 13 से 14 एवं 15 सितंबर को निर्धारित है। इसकी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयनित अभ्यर्थी के नाम में भी किया संशोधन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष संवर्ग में प्रवक्ता गणित के पदों के लिए जारी चयन परिणाम में एक अभ्यर्थी का नाम संशोधित किया है। आयोग की विज्ञप्ति के क्रमांक 10 पर चयनित अभ्यर्थी का नाम त्रुटिवश प्रज्ञा दत्त पांडे अंकित हो गया था, जबकि अभ्यर्थी का वास्तविक नाम प्रियांक दत्त पांडे है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। वार्ता के बाद चयनित अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन हुआ खत्म। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड TGT 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को 7वें दिन क्रमिक अनशन खत्म कर दिया। चयन बोर्ड उप सचिव ने अभ्यर्थियों को बताया कि विद्यालय आवंटन के लिए सकारात्मक पहल की जा रही है। कुछ विसंगतियाँ हैं जिनको दूर करने के बाद विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे। चयन बोर्ड की ओर से चयनित अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधित्व मंडल को वार्ता के लिए अंदर बुलाया गया। वार्ता में उप सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि TGT 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन के लिए चयन बोर्ड सकारात्मक है। अभी कुछ विसंगतियां उन्हें दूर करने के बाद विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। इसके बाद अनशन खत्म कर दिया गया। प्रदर्शन में मृत्युंजय सिंह आदि मौजूद रहे। 7वें भी दिन डटे रहे बेरोजगार। सिविल लाइन्स में धरना स्थल पर रोजगार की मांग को लेकर युवा मंच का प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को TGT 2021 परीक्षा में हुई धांधली की CBI से जांच कराने की मांग को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति शहर प्रवास के दौरान भी रोजगार आंदोलन जारी रहेगा। TGT परीक्षा में हुई अभूतपूर्व धांधली की CBI जांच की मांग को लेकर गुहार लगाने TGT अभ्यर्थी रोजगार आंदोलन में शामिल होंगे। इस बाबत राज्यपाल को पत्र लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की मांगों पर 10 दिन में होगा निर्णय। शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की मंगलवार को राजस्व परिषद के चेयरमैन से वार्ता हुई। इसमें 10 दिन में मांगों पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इसके बाद भी अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में चल रहे धरने को शांतिपूर्ण जारी रखने का निर्णय लिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 15 दिन बाद निर्णायक आंदोलन शुरू होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है नगर निकायों में समूह ग और घ में नियुक्ति के खेल पर लगेगी रोक। HIRS पर दर्ज होगा अकेंद्रीयत के सेवा के कर्मियों का ब्यौरा। नगर निकायों में समूह ग व घ के पदों पर अनियमित तरीके से होने वाली नियुक्ति के खेल पर रोक लगने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत स्थानीय निकाय निदेशालय में ह्यूमन रिसोर्स इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार किया गया है। इस पर सभी नगर निकायों में अकेंद्रीयत सेवा के सभी कर्मचारियों का डाटा फीड किया जाएगा ताकि किसी भी निकाय में मनमानी तरीके से नियुक्ति न होने पाए। अनियमित नियुक्तियों की आशंका को देखते हुए स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को अकेंद्रीयत सेवा के नियमित कर्मियों की सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दरअसल नगर निकायों में अकेंद्रीय सेवा में आने वाले समूह ग के लिपिक और समूह ग के सफाई कर्मचारियों, प्लम्बर, नलकूप ऑपरेटर आदि पदों पर भर्ती का अधिकार स्थानीय निकायों के ही पास है। शासन स्तर से फिलहाल इन पदों पर भर्ती रोक है, लेकिन कई नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में नलकूप ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की शिकायतें मिल रही हैं। इस पर रोक लगाने के लिए निदेशालय ने HIRS तैयार कराया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कृषि कानून पर रिपोर्ट मिलने के
5 माह बाद भी सुनवाई न होने से हैरान। घनवट ने मुख्य न्यायाधीश से की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के 5 माह बाद भी सुनवाई न होने से हैरान किसान नेता अनिल घनवट ने मुख्य न्यायाधीश NV रमन को पत्र लिखा। कमेटी से जुड़े घनवट ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। घनवट ने पत्र में लिखा है, दुख की विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान नहीं लिया। इसी कारण कृषि कानून से जुड़ा विवाद खत्म नहीं हो पाया है। बतौर कमेटी सदस्य और किसान प्रतिनिधि मुझे इससे पीड़ा हुई है। कमेटी ने सभी पक्षों को 2 महीने में ईमानदारी से बात कर रिपोर्ट तैयार की है। अब इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, आज माँ होती तो यह गोल्ड मेडल उनके गले में डाल देता। प्रमोद ने कहा है ये टोक्यो पैरालंपिक से पहले हो गया था माँ का निधन। पैरालंपिक से कुछ माह शटलर प्रमोद भगत पर दोहरी मुसीबत का पार्ट टूटा था। एक और उनकी माँ का देहांत हो गया था, ऊपर से उनके संस्कार में शामिल होने के कारण उन्हें वेयर अबाउट डोप टेस्टिंग के लिए दिए जाने वाले पता का दोषी करार दिया गया था। लखनऊ में जब विश्व बैडमिंटन महासंघ की टीम उनका सैंपल लेने आई थी तब वह माँ के संस्कार में थे। प्रमोद भगत कहते हैं कि टोक्यो में जीता स्वर्ण पदक माँ के आशीर्वाद का ही फल है। काश आज माँ होती यह स्वर्ण पदक उनके गले में डाल देता। 4 स्वर्ण पदक विश्व चैंपियनशिप में भी हैं भगत के। पैरालंपिक में पहली बार जीता है यहाँ पर स्वर्ण पदक उन्होंने। तो पैरालंपिक नहीं खेल पाते प्रमोद। लखनऊ में दिए गए पते पर नहीं मिलने के कारण BWF ने उनका मिस टेस्ट करार दिया था। कोच गौरव खन्ना के मुताबिक प्रमोद के लिए बेहद मुश्किल दौर था। उन्होंने BWF से गुहार लगाई ऐसा नहीं करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा यही निकला कि प्रमोद ने पटना से वापस आने के बाद फिर लखनऊ नहीं छोड़ा और तैयारियों में जुट गए। अगर उनके 2 और मिस टेस्ट घोषित कर दिए जाते तो फिर वह टोक्यो पैरालंपिक नहीं खेल पाते, लेकिन इस घटना से पूरी टीम ने सबक लिया और वे अबाउट के लिए दिए गए पते पर रहे। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज है, T20 रैंकिंग में सैफाली नंबर 1 पर बरकरार, मदाना तीसरे नंबर पर। भारत की युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने महिला T20 बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन ऑलराउंडरों में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी दूसरे, भारतीय उपकप्तान स्मृति मदाना तीसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग चौथे और सोफी 5वें नंबर पर हैं। ऑलराउंडरों में भारत की दीप्ति शर्मा चौथे स्थान पर हैं। वेस्ट इंडीज़ की स्टेफनी टेलर 3 स्थान नीचे 7वें स्थान पर खिसक गई हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में भारत की दीप्ति 6ठे स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि पूनम 8वें स्थान पर कायम है। नेक्स्ट न्यूज है, 3 सप्ताह बाद तालिबान ने बनाया कार्यवाहक मंत्रिमंडल। अफगानिस्तान में आतंकी सरकार। रहबरी सूरा का प्रमुख मुल्ला खुद प्रधानमंत्री और बरादर उप प्रधानमंत्री यहाँ पर बन गए हैं। 37 करोड़ का इनामी आतंकी व हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख सिराजुद्दीन गृह मंत्री बन गया है। यहाँ पर तालिबान के कब्जे के बाद इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान घोषित हो चुके देश की नई अंतरिम सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन खुद रईस ए जैमूर बनाया गया है, जो कार्यकारी प्रधानमंत्री होगा। तालिबान की शक्तिशाली नीति निर्धारक समिति रहबरी सूरा के प्रमुख मुल्ला खुद को PM बनाने का प्रस्ताव तालिबान के शीर्ष नेता मुल्ला हैबतुल्ला खुद ज़्यादा ने किया है। अमेरिकी से वार्ता करने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख और अमेरिका के मोस्ट वांटेड 37 करोड़ के इनामी आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री का पद सौंपा गया है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद 3 हफ्ते बाद घोषित इस कार्यवाहक सरकार में पाकिस्तान का प्रभाव साफ दिख रहा है। अलबत्ता 33 सदस्यीय मंत्रिमंडल और गैर तालिबानियों व महिलाओं की नुमाइंदगी नहीं है, जो विश्व बिरादरी की सबसे बड़ी मांग रही है। प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि अभी कार्यवाहक मंत्रिमंडल सरकार संभालेगा। उन्होंने अभी चुनाव कराने के संकेत नहीं दिए हैं। 2 दशक अमेरिकी नेतृत्व में नाटो फौज व अफगानिस्तान की सरकार का मुकाबला करने वालों को सरकार में तवज्जो दी गई है। इसमें पिछली तालिबानी सरकार के मंत्रियों का दबदबा है। अंतरिम सरकार यहाँ पर देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन खुद, उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर व अब्दुल सलाम हनफी, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, विदेश मंत्री मुल्ला आमिर खान मुत्तकी, रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद, वित्त मंत्री मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी, शिक्षा मंत्री शेख नूरुल्लाह मुनीर, उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद स्टेन कजई। पंसजीर में जीत दिलाने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पंसजीर पर फतह करवाने वाले ताजिकिस्तान मुल्क के तालिबान कमांडर कारी फाहिद्दीन को रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। वहीं मुल्ला फजल खुद को सेना प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं न्यूज़,
नवचयनित नायब तहसीलदार नियुक्ति के लिए परेशान। तहसीलों में नायब तहसीलदारों की कमी के बावजूद राजस्व परिषद 6 माह से नवचयनित नायब तहसीलदारों की ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहा है। इससे अभ्यर्थी परेशान है। राज्य लोक सेवा आयोग ने करीब 150 नायब तहसीलदारों का चयन कर रिजल्ट फरवरी में घोषित कर नियुक्ति की कार्रवाई के लिए परिणाम शासन के कार्मिक विभाग को भेजा था। कार्मिक विभाग ने राजस्व परिषद को मई में नियुक्ति की कार्रवाई के लिए भेजा। परिषद ने जुलाई में 143 अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन संबंधी कार्य भी पूरा करा लिया। इसके बावजूद अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही। तभी से अभ्यर्थी राजस्व परिषद का चक्कर काट रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अधिकारी हर बार जल्दी ही नियुक्ति करने का आश्वासन देकर लौटा देते हैं। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने फिर राजस्व परिषद के अधिकारियों से मुलाकात कर नियुक्ति दिलाने का आग्रह किया। इस संबंध में राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल का कहना है कि नियुक्ति संबंधी कार्रवाई चल रही है। जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। फरवरी में हुआ था 150 नायब तहसीलदारों का चयन। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को बड़ा मानदेय जल्द मिलेगा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई है। विभाग के साथ मिलकर इसकी कार्ययोजना बन रही है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके पिछले बकाये का भुगतान भी जल्द किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पोषण माह की शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने कहा जल्द आंगनवाड़ी केंद्रों के अपने स्थायी भवन होंगे। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने अच्छा काम किया है। 90 नवनियुक्त CDPO को मुख्यमंत्री से मिला नियुक्ति पत्र। 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों 3 सेविकाओं को किया गया सम्मानित। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, यूपी बोर्ड से मान्यता की रेस में 1079 स्कूल। यूपी बोर्ड से मान्यता लेने की रेस में 1079 स्कूल लगे हैं। कोरोना काल के दौरान पिछले साल जहां मात्र 173 स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन किया था, वहीं इस साल 5 गुना से अधिक संस्थानों ने अर्जी लगाई है। मान्यता मिलने पर इस स्कूलों के छात्राएं 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इस साल मान्यता के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। मान्यता प्रकरणों को समय से निर्धारित करने के लिए बोर्ड ने पिछले सत्र से समय सीमा में परिवर्तन किया था। 2019-20 सत्र तक बोर्ड के 31 जुलाई तक विलंब शुल्क के साथ मान्यता के आवेदन लेता था। मान्यता पत्र जारी होने में काफ़ी समय लगता था। यही कारण है कि बोर्ड ने आवेदन समय सीमा परिवर्तित करते हुए अपने स्तर से 30 नवंबर तक मान्यता के सभी प्रकरण निस्तारित करने जा रहा है, ताकि 1 अप्रैल 2022 से पहले मान्यता जारी हो जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी शर्तें पूरी करने एवं संसाधन होने के बावजूद पिछले साल 100 से अधिक नए हाई स्कूलों को मान्यता जारी नहीं की थी। सत्यापन से लेकर आपत्तियों का निस्तारण भी ऑनलाइन। यूपी बोर्ड मान्यता की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रहा है। DIOS की टीम की ओर से किए जाने वाले स्तरीय सत्यापन, उसकी रिपोर्ट, आपत्तियों का निस्तारण आदि ऑनलाइन होगा। अंतरिम सरकार में शामिल प्रमुख चेहरे यहाँ पर देखिए, अफगानिस्तान की जो अंतरिम सरकार बनी है उसके प्रमुख चेहरे यहाँ पर दिए गए हैं। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। मुल्ला हसन अखुद प्रधानमंत्री, यहाँ पर इमेज दी गई है। मुल्ला बरादर यहाँ पर उप प्रधानमंत्री, इमेज भी देख सकते हैं आप। मुल्ला बरादर तालिबान के संस्थापकों में से एक है। 1994 में तालिबान के गठन में वह भी शामिल था। 1996 से 2001 तक अहम भूमिका भी निभाई। सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री, हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख और सोवियत विरोधी जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। मौलवी मोहम्मद याकूब रक्षा मंत्री, इमेज देख सकते हैं आप। तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं। वह मुल्ला हैबतुल्लाह के छात्र थे, जिसने पूर्व में उन्हें सैन्य आयोग के प्रमुख नियुक्त किया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ट्रोका समूह में भारत को शामिल करने का विरोध। अफगानिस्तान पर विस्तारित ट्रोका प्लस समूह में भारत को शामिल करने का पाकिस्तान ने समर्थन नहीं किया है, जबकि ईरान ने अभी तक इस प्रारूप में शामिल होने के निमंत्रण पर जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तानी राजदूत शफकत अली खान ने यह जानकारी दी कि ट्रोका प्लस उन देशों का समूह है जो तालिबान पर अंकुश लगाने के लिए साथ में काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि भारत और ईरान को प्रारूप में शामिल करने पर चर्चा हुई। खान ने कहा कि भारत के शामिल होने के बारे में मैंने कोई बयान नहीं सुना है। ईरान को समूह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, चीन ने गाओफैन 502 उपग्रह छोड़ा। चीन ने उत्तरी प्रांत सांगसी के ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से मंगलवार को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफैन 502 को प्रक्षेपण किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गाओफैन 502 उपग्रह का प्रक्षेपण स्थानीय समयानुसार मंगलवार 11:01 पर किया गया। उन्होंने बताया कि उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। उपग्रह सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में प्रक्षेपित हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर